हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। और आज हम लोगों का हिंदी का सेट पेपर जो है वो फर्स्ट सेट पेपर हम लोग करने जा रहे हैं। और उम्मीद है आप लोगों की दीपावली अच्छी गई होगी। और अब दीपावली को और अच्छा बनाते हैं हम लोग पढ़ाई की तरफ वापस आके और पढ़ाई को कंटिन्यू करके, क्योंकि हम लोगों का पेपर नवंबर मिड नवंबर में होने के पूरे चांसेस हैं यूपीपीसीएल वाला। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इधर फोकस करके और इसको कंप्लीट करते हैं और अपने नंबर अच्छे बनाते हैं, तो जिससे आने वाली दीपावली और भी अच्छी हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 से 3 जो है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं क्या है। लिखा है, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। अनुशासन जो है सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की इस दृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुशासन किसकी आत्मा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था किसकी? अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? अनुशासन किसकी आत्मा है? सैनिक जीवन की आत्मा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में के अस्त व्यस्त होने का क्या कारण था? देखिए सबसे लास्ट लाइन है कि उससे क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त क्यों हो जाएगा। चलिए ये किस वजह से हो रहा था? अनुशासन नहीं होने की वजह से। किसकी वजह से? यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और विश्व अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है? अनुशासन ना होना। ये किस ऑप्शन में है? ये हमारा बी ऑप्शन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अनुशासन क्यों आवश्यक है? चलिए देखते हैं, पहले तो पैराग्राफ पढ़ते हैं कि अनुशासन क्यों आवश्यक है। चलिए सॉरी क्या था? अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है, सैनिक जीवन की आत्मा है, परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यकता पहले है। तो किसके लिए है? परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। और समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए इसकी भी आवश्यकता है। यानी कि ये दो चीज़ों के लिए इसकी आवश्यकता है। चलिए हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो ऑप्शन में होगा उस हिसाब से चलेंगे। लिखा है सद्भाव और शांति के लिए, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भाव संबंध बनाए रखने के लिए। चलिए तो ये 2 हो गए। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका सी ऑप्शन क्या है। देखिए अभी भी दीपावली चली रही है लोगों की, ठीक है, तो जिनकी चल रही है उनकी अच्छी बात है, बाकी हम लोगों को तो पढ़ाई करनी है। तो इसलिए क्योंकि हम लोगों के एग्ज़ाम लगे हैं तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी अपने ट्रैक पे वापस आना पड़ेगा। चलिए सी ऑप्शन क्या है? सैनिक जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए। खैर सैनिक जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए नहीं था, स्थिति को कायम रखने के लिए नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? देखो हमसे शब्दालंकार की बात की जा रही है, तो हमको पहले बात तो अलंकार पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं, ठीक है। अगर बाकी ये इतनी बड़ी चीज़ है, मैं आपको इतनी जल्दी तो नहीं बता सकता यहाँ पे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है और ये करने से आपको ये पता चल जाएगा। अगर आपको इसका वीडियो डिटेलिंग में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो डाल दिया करूँ या नहीं, कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही काम चल जाएगा। अगर आप लोगों को जो चाहिए, देखिए ऑब्जेक्टिव तो मैं रोज़ दूंगा। ये क्या होगा? ये आपको डेली मिलेगा, ठीक। अगर इसके अलावा आपको इसका डिटेलिंग वीडियो चाहिए कि हर चैप्टर वाइज को जो है मैं एक्सप्लेन करके आपके सामने रख दूं, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएं और क्लियर हो जाएं, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझको एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ डिटेलिंग वीडियो भी ले आइए, मैं ले आऊँगा। चलिए इनमें से जो शब्दालंकार नहीं है वो देखिए कौन सा नहीं होगा। एक सेकेंड इसको हटा देते हैं।
देखिए इनमें से जो शब्द अलंकार जो है हमारा वो नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, ये वक्रयोति, ये हमारा शब्द अलंकार नहीं होगा। ये किसका है, ये जो है ये हमारा उपमा अलंकार होगा। क्या होगा, उपमा अलंकार का ही एक भेद है। ठीक, ये उपमा अलंकार का भेद हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक ग्रीनर का हिंदी अर्थ में, ग्रास ऑन द अदर साइड यानी कि घास की दूसरी साइड, ऑलवेज लुक ग्रीनर उसके तरफ क्या होता है, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, जो घास के दूसरे तरफ का जो लुक होता है वो हमेशा ग्रीनर दिखता है। इसका एक तरीके से ये जो है हमारा ईडियम है, इसको देखिए क्या कहेंगे कि ये कह सकते हैं कि सावन का अंधा उसको सब हरा हरा ही दिखता है। तो इसका जो हिंदी अर्थ यानी कि जो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा वो हो जाएगा दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। क्या हो जाएगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पंकज जलज आदि ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं। अच्छा, पर्यायवाची नहीं पूछा, पंकज जलज आदि जो हैं किस प्रकार के शब्द हैं। ठीक, देखिए अब ये जो शब्द जो हैं ये हमारे किस तरह के हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन जल्दी से बताइए। ये हो जाएंगे किस तरीके के, ये योग रूढ़ हो जाएंगे। किस तरीके के हो जाएंगे, ये योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। जो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिसमें हमारे यौगिक प्लस रूढ़ दोनों शब्द मिलके बने। और जो पंकज है और जलज ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं, ये हमारे देखिए जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सब योग रूढ़ शब्द में ही चले जाते हैं, क्योंकि वो दो शब्दों के लिए बने होते हैं, दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। तो इसलिए यौगिक और रूढ़ दो शब्दों से मिलके बने होते हैं, तो वो योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। चलिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। चलिए जल्दी से बताइए कि देवनागरी शब्द का जो लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। ठीक, देखिए ये हमारा हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। कहाँ हुआ था, जयभट्ट के शिलालेख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला शब्द बताइए। ठीक है, चलिए तो सभी हमको जिसमें महाप्राण होंगे वो बताना है। देखिए इसमें है खा, छ, ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ये ठीक, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, ध, च, ड या द, घ, मा, श, ध। देखिए अब हमसे यहाँ पे जो है महाप्राण पूछा गया है। तो देखिए जब मैंने इसके लिए मैंने अपना एक वीडियो जो है वर्णमाला का एक वीडियो डाल रखा है हिंदी वाली प्लेलिस्ट में, आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपको इतने अच्छे से डीपली समझाया गया है कि आपको अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष ये आपको कहीं से भी गलत ही नहीं होने। बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे कि अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। ये इतने अच्छे से डीपली आपको समझाया गया है, और जिन्होंने भी वो मेरा वीडियो देखा होगा उनका ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। चलिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। महाप्राण कौन कौन से होते हैं, दूसरा और पांचवा। और अल्प प्राण कौन से होते हैं, देखिए अल्प में आ आता है, तो आ से हमारा पहला, ये पहला ही सबसे वर्ण हमारा पहला होता है, तो इसलिए पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, देखिए ये अल्प प्राण जब लिखा जाता है तो अल्प प्राण, ठीक, देखिए जब अल्प प्राण लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है। ये देखिए ये बड़ा होता है तो इसलिए इसमें आते हैं तीन, पहला, तीसरा, पांचवा। और जब अघोष लिखा जाता है ये होते हैं हमारे छोटे, तो इसमें क्या आता है, पहला और दूसरा। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। इस तरीके से मैंने अपने जो है जो उसमें वर्णों वाला जो चैप्टर डाल रखा हुआ है डीप समझा के, वो आप लोग देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्पर्श व्यंजन कंठ महाप्राण ध्वनियाँ। देखिए महाप्राण आ गया, अभी आपको बताया कि महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरा और पांचवा। ठीक, अब दूसरा और पांचवा महाप्राण होते हैं, उसमें से हमको व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कंठ
प्राण ध्वनियाँ देखनी है। देखिए दूसरा चाहिए या पाँचवा चाहिए। देखिए ये पहला है, तीसरा है और ये चौथा है। तो इसमें देखिए पाँचवा दूसरा कौन सा है? खा। तो यानी कि 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? खा। देखिए आपने बिल्कुल, जब आपको अगर महाप्राण और वो अपने ट्रिक सीख रखी है तो आपसे देखिए ये बिना कुछ करे आपसे बिल्कुल बहुत आसानी से सही हो जाएगा। फिर समीप छोटा सा, समीप छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? हमसे उपसर्ग पूछा गया है। समीप छोटा तथा गौड़ अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? ठीक है, चलिए इसके आंसर देखते हैं सारे। उर, उत, उप, अव, उव, ध्वनि अघोष और, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है समीप छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। यहाँ पे ये जो हमारा जो दे रखा है ये सब नहीं है। ठीक है, ये जो है ये नहीं है, ये हमारे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं इसके आंसर। तभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक, देखिए उर, उत, उप, उव। देखिए इसका जो उपसर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा चौथा, क्या? उव। ये जो है उव हमारा, ये संस्कृत के जो हमारे पास 22 उपसर्ग होते हैं उसमें से एक है। ठीक, ये संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं उसमें से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस वाक्य का भेद बताइए। सॉरी, चलिए इसके आंसर देखते हैं। ए बी, इसमें बी कहाँ पे गया? चलिए इसमें बी, देखिए ये भी मिसप्रिंट हो गया। चलिए बी मैं लिख देता हूँ। बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये आश्रित वाक्य, और इसका डी जो है, डी क्या हो जाएगा? वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। तो हमारे पास 4 ऑप्शन मिल गए हमको। क्या क्या ऑप्शन मिल गए? पहला है सरल वाक्य, दूसरा है आश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य और चौथा है मिश्र वाक्य। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। देखिए मिश्र वाक्य होता क्या है? देखो मिश्र वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें जो होता है पहला तो साधारण वाक्य हो तथा फिर उसका जो दूसरा जो उपवाक्य होता है वो उसके ऊपर अधीन होता है। ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे इस प्रश्न वाले में ही देख लो, जैसे क्या है कि मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा मुझे बताओ। ये इतना पार्ट जो है ये हो जाएगा हमारा, ये जो है ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। ठीक है, कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या है? जब ये दोनों जुड़े हुए हैं किससे? ये जुड़े हुए हैं ये की शब्द से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े होने की वजह से क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर आदि, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। तो देखिए सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर और हाथी, ये किस तरह के जो हैं हो जाएंगे? जो इसका जो एक ही शब्द हमको बताना है। तो देखिए ये एक शब्द के लिए देखिए अर्चना, पशु, देखिए सारे तो पशु नहीं हैं इसमें। मेढक जो है हमारा जन जीव में आता है, वो इसमें नहीं आएगा। सर्प हमारा सरीसृप होता है, वो इसमें नहीं। शिव, शिव के ये पर्यायवाची नहीं। अच्छा, ये हरि के पर्यायवाची लिखें। किसके हैं पर्यायवाची? ये हरि के। तो ये किसके लिए सही शब्द हो जाएगा? ये हरि के लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, चलिए 13 नंबर देखते हैं। दांत काटी रोटी का अर्थ है। दांत काटी रोटी का अर्थ है। ठीक, दांत काटी रोटी का जो अर्थ होगा उसका चलिए देखते हैं। गहरी दोस्ती, गहरी दुश्मनी, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। अभी मैंने मिश्र वाक्य के लिए बताया, उसमें 2 वाक्य होते हैं, उनको जो है किसी एक शब्द से जोड़ा जाता है, तो वो मिश्र वाक्य। आश्रित वाक्य जब एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाता है। गहरी दुश्मनी या गहरी दोस्ती, इन दोनों में से ही हमारे पास कोई एक होगा। चलिए फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या होगा।
दांत काटी रोटी, देखिए दांत काटी रोटी होगी, वो यार दोस्त लोग जो होते हैं वही एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं, या कह सकते हैं कि वो लोग साथ में इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गहरी दोस्ती। चलिए, चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये जो भेद बताइए का अर्थ क्या है, ये सब जो है यहाँ पे देखिए, ये एक और ये सी, ये जो है ये हमारे किसी और के ऑप्शन दे रखे हैं। और प्रतिवाद करना, पीछे छोड़ना, ये जो है हमारे कहाँ के ऑप्शन थे? ये यहाँ के ऑप्शन थे। ठीक, ये दोनों ऑप्शन जो हैं पीछे वाले हमारे, जहाँ पे वो गायब थे, आश्रित वाक्य और मिश्र वाक्य, तो ये उसका था। जो हमारा जो क्वेश्चन आया वो था कि कौन सा क्वेश्चन था वो, कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उसमें मिश्र और आश्रित वाक्य जो थे ये वहाँ का है। चलिए इसको पहले तो हम सब पूरा साफ करते हैं। चलिए अब क्या है, अब देखते हैं, इनको ऑप्शन को हटाइए और ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये भी हटा दीजिए। अब आता है कि भेद बताइए, किसके भेद बताइए? कि यहाँ पे लिखा है अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद कौन सा है, हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है वो है अर्चना। ठीक, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत के नीचे अंडरलाइन है। हमसे पूछा गया कि रेखांकित पद का क्या करना है, ये भेद बताना है। क्या करना है? रेखांकित पद का भेद के बताइए। तो रेखांकित पद का भेद बताइए, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन ये हो जाएगा विशेषण, और विशेषण ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण और सविशेषण। देखो, तो देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, और जब मैं पेपर बनवाता हूँ तो क्या होता है कि कई बार जहाँ से भी पेपर बनवाने होते हैं तो मैं दे देता हूँ। तो क्या होता है, कई बार जब प्रिंट या टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से ये मिस्टेक्स आ जाती हैं। चलिए कोई नहीं, वो तो समझने की बात है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। चलिए आप लोग बताइए कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत शब्द जो है वो हमारा किस तरह का हो जाएगा? देखिए बाकी मैं सब जो है हटाए दे रहा हूँ। ठीक, हमें बाकी किसी से भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है? ये 1 2 3 4। तो अर्चना अत्यंत, अत्यंत का बताइए, अत्यंत कैसा क्या जो है शब्द है? ठीक है, देखिए जब अत्यंत शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण अच्छा होता क्या है? देखो प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, वो होता है प्रविशेषण। तो देखिए जब इसमें जो है अर्चना क्या है? सुंदर है, अर्चना संज्ञा हो गया, सुंदर क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। लेकिन अत्यंत जब लग गया तो अत्यंत क्या हो गया? सुंदर और भी सुंदर है। तो जब सुंदर की विशेषता बता रहा है वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। चलिए 15 नंबर देखते हैं, लिखा है उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया। अंग्रेजी में बताना है इसको। ठीक, चलिए जल्दी से बताइए इसका इंग्लिश अनुवाद क्या हो जाएगा? चलिए देखिए इसका जो अनुपात हो जाएगा, दे उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, तो हो जाएगा देयर वर्क, यानी कि उनका काम। ठीक, नॉट एट बीन फिनिश्ड बाई देम, अभी तक उनका काम उनके द्वारा समाप्त नहीं किया गया। ठीक, देखिए ये पैसिव वॉइस में बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए तत्सम शब्द और तद्भव को कैसे पहचाने? देखिए तत्सम में क्या होता है? तत्सम में ये सा आता है, इससे बन जाता है संस्कृत। और तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में ज्यों के त्यों वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं, तो क्या हो जाता है वो हमारे हो जाते हैं संस्कृत शब्द। अब देखिए ये चंदा, ठीक, चंदा संस्कृत में नहीं होता है। ठीक, रात ये भी हमारी संस्कृत की नहीं होती, और बात ये भी हमारी संस्कृत की नहीं होती। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत। बचा क्या? शिखा। शिखा हमारा क्या है? ये संस्कृत का शब्द हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हमसे पूछा गया है कि सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए सेना नहीं, सोना है, सॉरी, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखो इसमें से 4 में से हमको सोना का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए इसका जो सोना का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा जात रूप। इसके और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? देखो एक तो हो गया जात रूप, फिर होता है स्वर्ण, फिर कंचन, हरण, ठीक, और
तामरस, फिर हिरण्य और सुवर्ण। ठीक, तो देखिए ये जो है हमारे, ये क्या होते हैं, ये हमारे सोने के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए 18 नंबर देखते हैं। फिर लिखा है 18 नंबर में, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। देखिए ये तो नष्ट ही गलत है, तो यहाँ से तो यही गलत हो गया, क्योंकि नष्ट में तो ये षडजम वाला, षटकोण वाला सा बनता है। ठीक, तो देखिए बाकी में तो सब सही बना हुआ है। चलिए अब बाकी और भी चीज़ें देखते हैं कि इसमें से और कौन सा गलत हो सकता है। ठीक, देखिए जब व्यर्थ नष्ट ना करें होना चाहिए, नहीं करें नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर अब देखते हैं और क्या है यहाँ पे। देखिए व्यर्थ, व्यर्थ, नष्ट, नष्ट, ना करें, करें। ठीक, इतना तो सब कुछ एक जैसा है। अब देखते हैं जीवन, जीवन, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर। देखिए क्षण भंगुर में छोटी ऊ की मात्रा लगती है, किसके, छोटे ऊ की मात्रा लगती है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए 16 नंबर देखते हैं, या 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन शब्द होगा, बहुवचन रूप होगा। चलिए जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, उसको देखते हैं क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। किसी से, किन्हीं से, किन से, किन को। देखिए ये हो जाएगा किन्हीं से, हमसे पूछा है अपादान कारक में। तो अपादान कारक में होता है, एक तो अपादान होता है अलगाव के लिए, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के किन्हीं से, तो किन्हीं से ये हमको नहीं पता किन से, तो इसलिए वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, देखिए सबसे बड़ी बात तो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमको पता होना चाहिए कि ये जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं या पीछे। तो देखिए जो उपसर्ग होते हैं, देखिए छोटा छोटा ऊ आता है, ये पहले आ जाएगा, तो ये पहले लगते हैं। और उपसर्ग के बाद प्रत्यय आते हैं, तो देखो प्रत्यय, देखो ये पा आएगा, प्रा से बनेगा, तो पा आए चाहे रा ले लो, जो पा आएगा तब भी ये बाद में आएगा, तो यानी कि ये हमेशा क्या लगेगा, बाद में लगेगा। चलिए ऐसे याद रखिए। तो देखो प्रत्याशा में जो उपसर्ग हो जाएगा वो प्रति होता है, क्या होता है, प्रति आशा, तो प्रति हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया है तो उसे क्या कहेंगे। देखो देखिए इसके भी क्या है, ऑप्शंस मिस्टेक हो गए हैं। आज जहाँ जब भी ये पेपर बनाया गया है तो शायद उनको भी दीपावली की ही ज़्यादा जल्दी थी, शायद इसलिए उन्होंने पेपर को ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। चलिए इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ये है, पहला है सूचना, तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिपत्र। फिर तीसरा इसका आज्ञा पत्र, और चौथा क्या हो जाएगा, अधिसूचना। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो कि हम लोगों को बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, आपको ऑप्शन मिल रहे हैं ये इनसे मतलब होना चाहिए। ठीक, अब देखिए जब हम लोग, यदि सभी राज्यों के सरकारों, राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो, देखिए सभी राज्य सरकारों को कोई पत्र भेजा गया हो, ठीक है, राज्य सरकारों को, किसी ऑफिस की बात नहीं कर रहा था, जो राज्य सरकारों को कोई एक पत्र भेजा जाएगा तो उसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, परिपत्र। तो जो किसी भी राज्य सरकारों को जब भेजा था तो उसको परिपत्र कहते हैं। चलिए 22 नंबर क्या है, धूसर का सब पर्यायवाची शब्द है। धूसर हमसे पूछा गया है कि किसका पर्यायवाची शब्द है, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे जो है अधिसूचना और परिपत्र को हटा दीजिए, क्योंकि ये हम लोग पीछे ले चुके हैं। ठीक, तो धूसर का बेसर, सदन और गजवदन, ये हम लोग पीछे अभी देख चुके हैं कि पहला ऑप्शन जो था, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। देखो धूसर शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है गधा। धूसर मतलब होता है गधा, तो गधा का जो पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक, क्या होता है उसका पर्यायवाची, घूसर का गधा, गधर्व, गधा, गधर्व, गधा, बेसर,
और आप लोग मुझे बताइएगा बाकी और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो है बेसर हमको इस ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखिए। देखिए जब हम लोग अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो उसके लिए सही संबोधन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी क्या है कि अब देखिए अगले बार इनसे जो है सेट पेपर ही नहीं बनवाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये प्रिंटिंग में इन्होंने जल्दबाजी में सारा कुछ गड़बड़ कर रखा है कि किसका क्या कौन सा आंसर है, समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए इसमें जो है ये 2 ए और सी ये हमारे आंसर नहीं है, इसके मतलब जो है इसके नहीं हैं। चलिए अब इसमें बताते हैं कि अपने जब मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो मित्र के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्रिय मित्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिय मित्र। चलिए कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अब देखिए ये वाले जो आंसर हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे, किसका, 24 का पहला है पुरुषोत्तम, दूसरा है देशाटन, तीसरा है कुलश्रेष्ठ और 14 है धर्म भ्रष्ट। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताते हैं क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए कि तत्पुरुष समास में, तो इसका जो तत्पुरुष समास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट। तो देखिए इसमें से शब्द आया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास का भेद हो जाएगा। तत्पुरुष समास में हमारे सारे कारक चिन्ह आते हैं तो वहाँ से ये अलग हो जाएगा। फिर पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। तो चलिए पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, चलिए जल्दी बताइए। सरदार राम फुल्लोरी जो थे इन्होंने इसका प्रचार किया था। अतिशयोक्ति नहीं, अतियुक्ति शब्द में संधि है, अतियुक्ति संधि में शब्द में संधि पूछी गई है। चलिए जल्दी से बताइए कि इसकी क्या हो जाएगी। देखिए अतियुक्ति में जो होती है हमारी ये यड़ संधि हो जाती है। देखिए मैंने संधि का पूरा 3 वीडियो डाल रखे हैं संधि के, आपको स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि तीनों के आपको इतने डीप में और अच्छे से शॉर्ट ट्रिक के साथ में समझाए गए हैं कि आप वहाँ पे बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं। जल्दी से आप लोग उसको देखिए जाके। चलिए 27 नंबर, कौन सा कथन असत्य है, चलिए देखते हैं। चलिए हमसे पूछा जा रहा है कौन सा असत्य है। अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए आप सदैवी सिंसियरली लिखा जा सकता है, अच्छा सिंसियरली लिखा जाता है, इसमें भेजने वाले के हस्ताक्षर पद का उल्लेख भी किया जाता है। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा गलत होगा। चलिए इसमें जो होता है इसमें भेजने वाले के हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी किया जाता है, ऐसा कहीं पे भी कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ड्राइंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, अ अर्थ का अर्थ क्या है, चलिए जल्दी से इसका अर्थ बताइए क्या होगा। ठीक, देखिए ड्राइंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ, ड्राइंग मतलब होता है डूबना, मैन कैचेस अ स्ट्रॉ एक तिनका, जब डूबते हुए को तिनके का सहारा। चलिए इसमें किस में है, ये हमारे डूबते को तिनके का सहारा, ये आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन सी भाववाचक। फिर 30 नंबर देखते हैं। पुल्लिंग वाचक शब्द पहले छांटिए। देखिए जब हमने इससे पहले भी जो सेट पेपर अपने पीईटी के लिए करा रहे थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब मैंने पीईटी के सेट पेपर कराए थे तो मैंने उसमें करंट के अपने वीडियो डाले थे। करंट के को वीडियो से मेरे आपके पीईटी के पेपर में हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन फंसे हुए हैं। बाकी मैथ का पोर्शन पूरा का पूरा वैसे ही आया, बस संख्याएँ चेंज थी। तीसरा फिर जो मैंने हिंदी का पोर्शन जैसा मैंने कराया हुआ था पूरे का पूरा वैसे आया, मैंने जैसे बताया था, बच्चों ने जैसा करके आया उनके नंबर बहुत अच्छे बने हैं। तो इसलिए मैं सेट पेपर जो आपको कराता हूँ बहुत छांट के क्वेश्चंस कराता हूँ, तो आप लोग उन पर बिल्कुल ध्यान देके और ध्यान से पूरा वीडियो देख के करिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए जब पुल्लिंग शब्द या पुल्लिंग हमारा स्त्रीलिंग शब्द की बात आती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसके पूरे जो भी 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनको हम लोग सेंटेंस में रख के देख लेते हैं कि कैसा होगा। कैमरा यूज किया जाता है, कि जाती है, कि पायल पहनी जाती है, ठीक, प्लेट लगाई जाती है, तलवार निकाली जाती है। देखिए सभी में क्या है, ये तीनों जो है हमारे स्त्रीलिंग बन रहे हैं। कैमरा यूज किया जाता है या कह सकते हैं कैमरे का प्रयोग किया जाता है, ना कि कैमरे का प्रयोग की जाती है। तो कैमरे का प्रयोग किया जाता है। चलिए 31 नंबर देखते हैं।
हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? चलिए जल्दी से बताइए ये किस प्रकार की क्रिया है। चलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं, देखिए जिनको भी नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ये जो क्रियाएं होती हैं ये संज्ञा या विशेषण से बनने वाले शब्द जो होते हैं उनसे धातुओं को नाम धातु कहते हैं। जैसे जैसे हमारा कह सकते हैं कि जो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु जो होती हैं उनको हम नाम धातु कहते हैं। ठीक, अब वो नाम धातु कैसे होती है, जैसे चिकना, उसका क्या हो जाएगा चिकनाना। ठीक, हाथ 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 से क्या हो जाएगा हथियाना। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगी, ये नाम धातु हो जाएंगी। चलिए आगे वाले पे चलते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन है जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए फिर वही चीज़ है कि यहाँ पे ऊपर नीचे इन्होंने इसको कर दिया है, या कई बार ऐसा होता है कि टाइपिंग की जाती है फिर जब उसको जो पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके बाद में जब ये इसको कन्वर्ट करते हैं तो उस वजह से ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। इसकी कोशिश यही रहेगी कि आपको कुछ इस तरीके की जो भी आपको परेशानियाँ हुई हैं ये आगे ना हो। तो जो भी है प्रिंट बनाने वाले उनको मैं कह देता हूँ कि वो आगे नेक्स्ट टाइम से ऐसा ध्यान रखेंगे। चलिए 32 नंबर में क्या हो जाएगा, जो शब्द वाक्यांश वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम। ठीक, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो बताइए उनको क्या कहते हैं। देखिए जब हम लोगों को शब्द वाक्यांशों या वाक्य तथा शब्दों को जब जोड़ने वाले जो वाक्य होते हैं उनको हम समुच्चयबोधक वाक्य कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। देखिए उद्देश्य में जब भी कर्ता के साथ रहने की बात आएगी तो वो हमेशा क्या रहता है, कर्ता का विस्तार रहता है, कर्ता विस्तार रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हमसे पूछा गया है भाववाचक छाँटना है। तो देखिए जब भाववाचक छाँटने की बात आती है तो हमसे उसमें देखा जाता है भाव, जो भाववाचक शब्द होते हैं उनको देखते हैं। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तोते से उड़ा नहीं जा रहा, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। देखिए जब जिससे हमसे जो काम नहीं हो पा रहा है वही हमारे भाव को दर्शाता है, तो इसमें तोता क्या है, तोते से उड़ा नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या है कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। तो हमसे पूछा कि लज्जा पुस्तक जो है वो किसने लिखी। देखिए लज्जा पुस्तक तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेज़ गर्मी में चलने के कारण वह हो गया, क्या हो गया। तो देखिए जब तेज़ गर्मी में चलने के कारण वो क्या हो जाएगा, निश्चेतन हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, मृत हो जाएगा, अचेतन। ठीक, देखिए वो तेज़ गर्मी में आप खुद बताइए, तेज़ गर्मी जब बहुत तेज़ होती है, जब हम लोग उसमें ज़्यादा पैदल चलते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं ना। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जब तेज़ गर्मी में वो लोग चल रहे होते हैं तो वो लोग क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अचेतन। अचेतन मतलब होता है जो अपनी चेतना में ना रहे, तो चेतना में नहीं रहेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर में है कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है। देखिए जो हमसे जो इसमें विशेषण का उदाहरण पूछा जा रहा है, कई दर्शकगण, क्या हमको यहाँ पे इसकी लिमिटेशन पता चल रही है कि यहाँ पे कितने दर्शक हैं, कितने थे, इस तरीके से हमें कुछ भी आइडिया लग रहा है, नहीं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, चलिए 38 नंबर देखते हैं। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानें। कदाचित शाम तक, यहाँ पे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अभी इनको आइडिया भी नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये संभावना दिखा रहे हैं कि शायद वो शाम तक आ सकते हैं या शाम तक आ जाएं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आ जाएं। तो ये देखो किस तरीके का वाक्य हो जाएगा, ये आ जाएं, आने वाले समय की बात कर रहे हैं ना, तो ये भविष्य में हो रहा है और संभाव्य हो रहा है, तो यानी कि संभावना व्यक्त कर रहे हैं भविष्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इसमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। ठीक है, आगे हाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन, 3 13 होना, संगठित होना, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, आँख के अंधे गांठ के परे, पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान।
ठीक, चलिए देखिए यहाँ से हमसे लोकोक्ति और उसके अर्थ के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए जिसके हाँ आगे हाथ ना पीछे पगा होता है वो बंधनहीन होता है, यानी कि उसके ऊपर किसी की भी बाउंडेशन नहीं होती है, ये कह सकते हैं किसी के भी कोई किसी भी तरीके की पाबंदियाँ नहीं होती, तो वो बंधनहीन होता है। तीन तेरा होना, तीन तेरा होना संगठित होना नहीं होता है, सब तितर बितर होना होता है। एक टकसाल के ढले सब एक जैसे, क्योंकि एक टकसाल में बने तो एक जैसे एक सांचे में बने होंगे। आँख के अंधे और गांठ के पूरे, तो मूर्ख हैं, आँख के अंधे हैं लेकिन मूर्ख हैं, क्या है लेकिन धनवान है, गांठ के पूरे मतलब धनवान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीन तेरा होना संगठित होना, ये गलत है, इसका क्या हो जाएगा तीन तेरा होना तितर बितर होना। चलिए, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। चलिए हमसे संख्या गमन का सही संधि विच्छेद पूछा गया होता है तो हो जाता है, नहीं ये सख्या गमन लिखा है, हाँ ये क्या लिखा है, ये लिखा है सख्या गमन। देखो सख्या मतलब होता है सखी, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सखी प्लस आगमन, क्या हो जाएगा सखी आगमन, तो सखी प्लस आगमन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चलिए 41 नंबर देखते हैं, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात में समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए सामान्य बात में विशेष बात का किया जाए और विशेष बात में सामान्य, तो यानी कि जब कोई एक बात कह रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरी बात को उसने मतलब सामान्य बात में उसको विशेष बात चाहिए और विशेष बात में उसको क्या चाहिए, सामान्य बात चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब क्या होगा, जब हम इधर जा रहे हैं तो वो बंदा इधर जा रहा है, और जब हम इधर जा रहे हैं तो वो क्या है, तब वो इधर जाना चाह रहा है। तो हम लोगों में क्या हो जाएगा, हम दोनों लोगों में विपरीत आ जाएगा, विरोध। देखो विरोध नहीं है यहाँ पे, विरोध तब होता जब हम कहते कि रात और वो कहता दिन, तब ये विरोध होता है। यहाँ पे विरोध नहीं है, हम कर रहे हैं सामान्य बात और वो विशेष बात की बात कर रहा है। तो देखिए तब यहाँ पे जो है हमारा जो आता है वो अर्थ तन्यारास से होता है, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि हम दोनों लोगों में क्या है कि एक तरीके से कैसे आपको समझाया जाए, हम लोगों में अर्थ का अंतर है, ऐसे समझ लीजिए कि वो विशेष कर रहा है मैं सामान्य, हम दोनों लोगों में क्या है कि एक अर्थ का अंतर है, बाकी हम लोगों में विरोध नहीं है। हम लोगों में अंतर किस बात का है कि उसका अर्थ कुछ और है, हमारा अर्थ कुछ और है। तो देखिए यहाँ पे विरोधाभास बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए बाकी आगे के देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे भी थोड़े से मिस्टेक हो गई, ये देखिए तीसरा है और इसका चौथा कौन सा हो जाएगा, मतलब दूसरा और तीसरा कौन सा हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा ये बी है और हमारे पास डी है, यानी कि डी भी हमको चाहिए, ये हो जाएगा डी। तो यानी कि ए पीछे था, ये सी था, ये बी, ये डी सी, ये चारों ऑप्शन मिल गए। तो देखिए संदेह, संदेह तब होता है जब मैं कुछ कहूँ उसमें कोई संदेह व्यक्त करे, कहे ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ठीक, या ऐसा तुम गलत बता रहे हो, इस तरीके से जो संदेह के लिए। और विशेषोक्ति, देखिए इसमें कोई विशेष बात नहीं की जा रही, वो क्या कह रहे हैं कि वो सामान्य बात कह रहे हैं, वो विशेष, दोनों लोगों में क्या है अर्थ का अंतर है, एक का अर्थ कुछ और है, एक का कुछ और है। तो यहाँ पे जो है अर्थांतर न्यास हो जाएगा, अर्थांतरण अन्यास हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए इसके लिए जो हो जाता है सही आंसर हो जाता है वो है स्वदित हो जाता है, स्वेदित हो जाता है। जो पसीने से युक्त होता है उसके लिए सही शब्द का जो यूज किया जाता है वो होता है, प्रयोग किया जाता है, वो होता है स्वेदित। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए फिर वही मिस्टेक, कोई बात नहीं, अगले बार इन सेट पेपर ही नहीं बनाने दिया जाएगा, अब सीधे डायरेक्ट जो है कोशिश करते हैं कि आपको भले ही मुझे प्रिंट आउट करके उसके स्कैन करके मुझे आपको बुक से पढ़ाना पड़े, बट मैं अब अगले बार प्रिंट आउट इस तरीके से नहीं दूंगा। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। ठीक, चलिए देखिए ये 44 नंबर तो खैर यहाँ पे नहीं है, ये 44 नंबर कहाँ पे है, ये है। अब देखते हैं ए और सी यहाँ पे है, तो यानी कि बी और डी कहीं पे और होना चाहिए जी। देखिए बी और डी है, तो देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताइए किसको कहा जाता है, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव। देखिए परिपक्व अवस्था जब होती है तो देखिए किसको कहा जाता है, जो परिपक्व अवस्था होती है वो हमारी होती है स्थायी भाव। किसको कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको याद रहेगा।
देखिए जो परिपक्व अवस्था होती है किसी भी भाव की वो होती है स्थायी भाव। चलिए 44 नंबर देखते हैं, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो ये किसने सुझाया था? ये हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जो थे, इन्होंने इसका हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। फिर 45 नंबर क्या है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? चलिए जल्दी से बताइए, क्योंकि अलंकार एक ऐसी चीज़ है जब हम लोग हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो वो सबको पता होती है कि इसका अलंकार कौन सा होगा। ठीक, रघुपति राघव राजा राम, आप इसमें देखेंगे कि रा जो है कई बार आ रहा है। तो जब हमारे पास जब रा हमारे पास कई बार आता है तो हमारा क्या हो जाता है कि अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण की जो है पुनरावृत्त जो मतलब बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है कि जब एक ही वर्ण बार बार आता है तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। चलिए 11 नंबर देखते हैं, मतलब 11 नंबर क्या 11वें पेज पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, यहाँ पे है 46 नंबर में, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? देखो जब याचना शब्द का बहुवचन रूप हमसे पूछा जा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? याचनाओं। क्या हो जाएगा? याचनाओं। देखिए मुझे पता है बहुत से लोग जो, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ देखिए अच्छा ऊपर नीचे हो रखा है, याचना शब्द का बहुवचन रूप हमसे पूछा गया है तो उसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? ठीक, याचना शब्द का देखिए ये ऊपर नीचे होने की वजह से बहुत सी गलतियां हो रही हैं आज। याचना शब्द का जो बहुवचन शब्द हो जाए, बहुवचन रूप जो है वो हो जाएगा, तो याचना शब्द का जो बहुवचन रूप होगा वो देखिए कुछ चेंजेस नहीं होते हैं याचना का। ठीक, लेकिन हमने आजकल बहुत सुना होगा जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही याचनाएं, बहुत याचनाएं दी गई। तो देखिए ये जो याचनाएं शब्द हम लोग यूज करते हैं ये हमारा गलत शब्द होता है। याचना, बहुत सी याचना दी गई है, उसको जैसे जब भी बहुवचन में भी यूज करेंगे तो याचना का याचना ही रहता है। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन ये सही हो जाएगा? ये वाला, सॉरी निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। देखिए भाववाचक शब्द क्या होते हैं? जिसमें किसी का भाव पता चलता है, तो वो सब सारे भाववाचक होते हैं। देखिए जैसे जवानी जो होती है, बुढ़ापा है, ये सब कैसे हैं? हमारे भाववाचक हैं। चलिए तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कौन सा हो जाएगा। देखिए अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ये तो हमारे इसमें कोई भी भाववाचक नहीं है। जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, ठीक ये भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। रसीला, भाव यानी कि वो रस से भरा हुआ है। कड़वाहट, कड़वा है, ये भी। बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा भी मिल रहा है। उन्नति, हाँ ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द हो जाएंगे। चलिए 48 नंबर देखते हैं। नेचुरल जस्टिस का हिंदी अब आशय क्या है? नेचुरल मतलब नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक, ठीक है, और जस्टिस मतलब न्याय। तो 48 नंबर का सही क्या हो जाएगा? नेचुरल मतलब नैसर्गिक होता है, नेचुरल मतलब नैसर्गिक होता है, याद रखिएगा। ठीक, और होता नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक भी है। क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। ये हमारा जो है, ये हमारा उसमें बहुत पूछा जाता है, नैसर्गिक शब्द विलोम में नैसर्गिक का क्या होता है? नेचुरल होता है, और दूसरा उसका आर्टिफिशियल हो जाएगा, तो उसका नेचुरल का क्या हो जाता है? कृत्रिम हो जाता है नैसर्गिक का। तो देखिए यहाँ पे नेचुरल जस्टिस, तो नैसर्गिक न्याय सही हो जाएगा, ना कि प्रकृति का न्याय नहीं सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए वैसे तो मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ये मॉरिशस पोर्ट लुइस में आयोजित किया गया था, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन 2018 का है, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। जो करंट में विश्व हिंदी सम्मेलन है वो पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय जो है वो क्या है? देखिए अपरिहार्य, हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अपरिहार्य। तो देखिए इसका जो है अपरिहार्य का मतलब होता है जिस जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग मतलब अनदेखा नहीं कर सकते। और परिहार्य क्या होता है? जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं या इसको एक बार छोड़ सकते हैं। तो अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? अनअवॉइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनअवॉइडेबल, यानी कि अपरिहार्य मतलब जिसको हम लोग
अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो जाता है अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल। ठीक, चलिए आज की हिंदी की क्लास हम लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। और देखिए जो मिस्टेक्स आज ये ऑप्शंस वाली ये जो मिस्टेक्स हुई हैं, ये आपको आगे के सेट पेपर में ध्यान रखा जाएगा कि ये आगे के सेट पेपर में आपको ना देखने को मिले। अब आज से आपको हिंदी का एक सेट पेपर रोज़ के रोज़ एक मिलेगा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो है कि अब हम लोगों को, अगर आप लोगों को एक चैप्टर का जो है मतलब ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल चाहिए, जैसे अभी तक हम लोग कंप्यूटर जैसे हिंदी का क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में अगर आपको चैप्टर वाइज इसकी थ्योरी भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि हाँ चैप्टर वाइज इसको समझा दीजिए। बाकी अगर आपको देखना है कि मैं चैप्टर वाइज कैसे पढ़ा रहा हूँ विद ट्रिक के साथ में, तो मेरे इसमें हिंदी की प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, वहाँ पर आप लोगों को क्या है हिंदी व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, आप वहाँ जाइए, मैंने वहाँ पे वर्ण पढ़ाया हुआ है और इसके ये संधियाँ पढ़ाई हुई हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियाँ मैंने ट्रिक के साथ में पढ़ाई हैं, जो आप लोग देखिए एक बार में आपको याद हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे आगे भी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ हम लोगों को आगे थ्योरेटिकल क्लास चाहिए, तो मैं बना के दे दूँगा आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों को ये है कि सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पेपर हमारा नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपको 50 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे, लेकिन इन 50 के साथ साथ में आपको अगर ये चाहिए कि हमें 50 के साथ साथ में अगर पेपर भी जो आपका चैप्टर वाइज है वो भी क्लियर करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट में इसकी जो है दे देंगे तो मैं आपको बिल्कुल जो है चैप्टर वाइज भी पढ़ा दूँगा। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।